Hello everyone, welcome to Dakshina E-Classroom program and this is a revision lecture for IIT student for chapter Modern Physics. So फिर मैं अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात किया था। तो अपन ने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशंस जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए गए वो क्या थे और उनको कैसे वेव थ्योरी फेल हो जाती है एक्सप्लेन करने में। एंड देन आइंस्टीन केम विद द न्यू कंसेप्ट और दैट इज प्लैंक क्वांटम। विद द हेल्प ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी आइंस्टीन ने फोटोन एक कंसेप्ट डिफाइन किया और उसके बेसिस पे फोटोन क्या एक पार्टिकल नेचर है लाइट का, उसके बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया था उसी टाइम पे चीज़ें। तो आइंस्टीन ने एक तो एनर्जी मास रिलेशन आ गया आइंस्टीन का और एक फोटोन से एक और रिलेशन आ गया। सो यहाँ पे इफ फोटोन of energy, let's say E equal to h nu। यहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो उसकी एनर्जी क्या होती है फोटोन की, h nu। और बाय आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशन एनर्जी कैन बी रिटन एज m into c square where m is the mass of the particle, rest mass। ओके और यू कैन राइट मास ऑफ फोटोन। तो इस केस में जो फोटोन का रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है बट मूविंग मास समथिंग होता है। तो यहाँ से बाय यूजिंग दीज टू रिलेशन आई कैन राइट एच न्यू एंड दिस इम्प्लाइज एम सी इज इक्वल टू व्हाट, एच न्यू डिवाइडेड बाय सी। ओके एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, एच बाय लैम्डा। और यहाँ से हमारे पास आता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम इंटू सी और एम सी को क्या लिख सकते हैं अपन पी, दिस इज एच बाई पी। सो ये रिलेशन आ जाता है बेसिकली किसके लिए, एक फोटोन के लिए। डी ब्रॉगली ने थोड़ा सा सोचा इसके बारे में कि ये इफ दिस इज द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन हैविंग मोमेंटम पी, तो उसका वेवलेंथ हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो देन वाई इट कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास एम, इज इट। सो फॉर ए पार्टिकल of mass m moving with velocity v, तो इसका मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, mv। तो डी ब्रॉगली ने बोला कि करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ टू दिस पार्टिकल इज गिवन बाय h by p and that is equal to h by mv, just similar to wavelength of photon and this is also called de Broglie's wavelength or this is also called matter wave। तो wave associated with a particle moving with the velocity v having momentum p, mv equal to p। तो उसके लिए ये अपन लिख सकते हैं। इन्हीं रिलेशन को हम जनरलाइज कर सकते हैं। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज E है उसको V पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E इंटू वी और जिसको आप लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से जो मोमेंटम आता है दैट कम्स आउट टू बी रूट ओवर 2m E इंटू वी एंड लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू, is it, this momentum in angstrom is given by h by root over 2m ev। substituting everything it comes out to be this is comes out to be root 150 divided by v where v is in volt। just one second। तो यहाँ से हमारे पास समझ में आता है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज अगर E है उसको V पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया जाए तो उसकी करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम इस तरह से लिख सकते हैं। और सब्स्टिट्यूटिंग ये h बाई एम ई वी, तो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक कांस्टेंट, तो ये सब चीज़ें कांस्टेंट है। V क्या है, पोटेंशियल इन वोल्ट। ठीक है, तो उस टाइम पे जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आएगी इन एंगस्ट्रम इज गिवन बाई रूट ओवर 150 डिवाइडेड बाई V इन वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही फॉर ए प्रोटॉन, अगर एक प्रोटॉन है जिसका चार्ज E होता है उसको भी V पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया जाए जिसका मास ऑफ प्रोटॉन mp होता है, उस सिचुएशन में इसका भी मोमेंटम क्या आ जाएगा, रूट ओवर 2mp e इंटू वी एंड द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इन एंगस्ट्रम इज गिवन बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम रिलेशन बट मास हियर विल बी of mass of proton, this comes out to be 0.288 divided by root v in angstrom। तो ये रिलेशन आपको याद रखने होंगे, ये आपकी हेल्प करेगा। अदरवाइज आपको हर बार ये h और m e की इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना पड़ेगा। बट इफ यू आर रिमेंबरिंग दीज रिजल्ट्स सिंपली, अगर आपको पोटेंशियल v दे रखा है कि एक प्रोटॉन को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया जा रहा है तो उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या आ जाएगी, रूट ओवर 0.288 डिवाइड बाई रूट v एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए। और एक गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, एट टेम्परेचर T
तो गैस मॉलिक्यूल के लिए मैंने इसको इरेज कर दिया। गैस मॉलिक्यूल के लिए हम क्या लिख देते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT, ठीक है, K इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। इसके करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 3/2 kT। तो यहाँ से P क्या आ जाता है, P इज इक्वल टू √3m kT एंड करस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई √3m kT। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ ए मैटर वेव करस्पॉन्डिंग टू ए गैस मॉलिक्यूल हैविंग मास m, ठीक है ना, और या फिर we can write for one atom having mass m, K Boltzmann constant and T is the absolute temperature. This is for a proton, this is for a electron. Remember these results, remember this result and this sometime it is used sometime. तो ये चीज़ें आपको like this is simple concept of de Broglie wavelength। तो यहाँ पे आपको कभी कभी जो भी है like मैटर wavelength दे दी जाएगी, कभी मास दे दिया जाएगा, तो वेलोसिटी पूछ ली जाएगी, मोमेंटम पूछ लिया जाएगा, तो कुछ भी चीज़ें मतलब सम डाटा विल बी गिवन टू यू एंड रिमेनिंग थिंग्स विल बी आस्क्ड टू यू बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। ओके, सी द नेक्स्ट टॉपिक इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। पहले मैं बताता हूँ ये है क्या एक्चुअली में। देखो, डी ब्रॉगली ने क्या किया, बता दिया एक्सपेरिमेंटली कि फोटोन की, आइंस्टाइन की फोटोन वाली वो थ्योरी यूज़ करके कि हाँ फोटोन का पास वेवलेंथ है, मोमेंटम है, तो व्हाई नॉट सेम वेवलेंथ कैन बी एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑफ मास आई एम मूविंग विद सम वेलोसिटी v, तो उसका मोमेंटम p लिख सकते हैं। तो उन्होंने डेराइव कर दिया कि पार्टिकल अगर जिसका मोमेंटम p है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वेव नेचर से दैट विल बी इक्वल टू h/p, ठीक है। बट दिस डेविसन एंड जर्मर they did one experiment and this was the first demonstration which is actually experimentally proving the de Broglie's hypothesis or de Broglie's matter wave concept। तो यहाँ पे क्या था, कैसे किया, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो डेविसन एंड जर्मर बेसिकली दो स्टूडेंट थे, लाइक दो यू कैन से PhD स्टूडेंट, या फिर लाइक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इसमें इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर प्रूव किया। कैसे, देखो, तो ये है इलेक्ट्रॉन गन, जहाँ पे हीटिंग एलिमेंट्स है और वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया जाता है। सम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड हियर, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज V, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेटिंग वोल्टेज V अप्लाई किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज इक्वल टू EV, ठीक है ना। देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे क्या करो, आप इसको इलेक्ट्रॉन मत समझो, ये क्या होगा, ये क्या होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो इसका कुछ मोमेंटम होगा और इसके करस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ होगी। तो वो वेव क्या होगी, अब यहाँ से स्ट्राइक कर रही है और ये यहाँ अपने पास टारगेट मटेरियल, जिसमें नॉर्मली निकिल क्रिस्टल यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये बेसिकली इनकी एटॉमिक स्पेसिंग है, मतलब जो लेयर्स होती है ना, एटम का अरेंजमेंट होता है, तो उनके बीच की स्पेसिंग है, तो इसको अपन दिस इज इक्वल टू स्मॉल d। और ये है स्कैटरिंग एंगल कि ये इंसिडेंट बीम ऐसे फाइनली स्कैटर की जा रही है। यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा गया है जो क्या कर रहा है, अलग अलग फाई की वैल्यू पे इसको डिटेक्ट कर रहा है कि कहाँ पर इसके जो इंटेंसिटी मेजर कर रहा है वो मैक्सिमम है। तो ये सब क्या किया गया, एक्सपेरिमेंटली किया गया। तो एक्सपेरिमेंटली जब ऑब्जर्व करती है तो यहाँ से मिलता है कि फाई इक्वल टू व्हाट, 50 डिग्री के लिए, और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू 54 वोल्टेज के लिए जो इंटेंसिटी मिलती है डिटेक्टर में, इंटेंसिटी इन डिटेक्टर इज मैक्सिमम, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, मतलब यहां से कैसे प्रूव हो रहा है, तो एक तो ये है कि अगर हम इसको वेव नेचर माने, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एक वेव आ रही है, एक वेव इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, दूसरी वेव इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, एंड दे विल इंटरफेयर एक्चुअली। और अगर उनके बीच में एक पार्टिकुलर एंगल फाई और थीटा होगा करस्पॉन्डिंग, तो वहां पे हम ब्रैग्स इक्वेशन से कंडीशन लिख लेते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वो क्या आ जाता है, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। D तो फिक्स है, एक पार्टिकुलर थीटा के लिए ही क्या होगा, ये n लैम्डा के करस्पॉन्डिंग होगा और तब ही इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा। तो अभी अपने क्या किया, अगर इसकी ये वेव है, आप इसको वेव नेचर मान के चलो, तो क्या होगा, एक पार्टिकुलर फाई होगा, एक पार्टिकुलर थीटा होगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये एक पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एंड देन दैट फॉर दैट पार्टिकुलर वेवलेंथ द इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम, ठीक है ना। तो एक तो यहाँ से आ रही है अपनी वेवलेंथ की इंटेंसिटी, और ये वेवलेंथ चेक कर लेते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, EV, समझ में आ रही है चीज़ें।
ईवी कितना पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया है 54 वोल्टेज से, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी देख लेते हैं कि क्या वो एग्जैक्टली यही वेवलेंथ है। अगर ये दोनों सेम आ रही हैं या फिर क्लोज आ रही हैं तो हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली इट्स प्रूविंग कि यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली इसको वेव नेचर मान करके चेक किया इंटेंसिटी। और ये क्या है, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगलीज जो मैटर वेव है वहाँ से रिलेशन आया। अगर ये दोनों वेवलेंथ बराबर आ जा रही हैं तो प्रूव हो जाएगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है। तो वही एग्जैक्टली सेम डेविसन और जर्मन ने किया दोनों ने। और देखो तो उसमें क्या था, ये डाटा से अब मैं क्या बोलता हूँ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना वोल्टेज है 54 वोल्ट। तो इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा डी ब्रॉगली कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू रूट 150 डिवाइडेड बाई वी दैट इज 54, ये आता है बेसिकली 1.67 एंगस्ट्रॉम सॉल्व करके। और दूसरा यहाँ से निकल क्रिस्टल के बीच में डी पता है, यहाँ पे फाई कितना आ गया है 550 डिग्री था, इसके करस्पॉन्डिंग थीटा कितना आ जाएगा, थीटा विल बी लाइक पाई माइनस यू कैन राइट फाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाता है बेसिकली 65 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 50 130 डिवाइडेड बाई 2 65 डिग्री, तो थीटा आ गया। इसको यहाँ पर रख देते हैं, डी पता है। सो फ्रॉम ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है ना, फॉर n इक्वल टू 1, तो यहाँ से सॉल्व करके आता है लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन 65 डिग्री, सब्स्टिट्यूटिंग एवरीथिंग लैम्डा आ जाता है वहाँ पे 1.65 एंगस्ट्रॉम। समझ में आई चीज़ें। तो यहाँ से वेवलेंथ कितना आ रहा है 1.65, एंड दीज आर वेरी मच क्लोजर। तो ये बता रहा था कि यस इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, एंड फ्रॉम हियर वी कैन जनरलाइज इट फॉर ऑल मटेरियल दैट एवरी बॉडी having mass m moving with velocity v will have a wave nature or a wavelength associated with that body, is it, due to its motion, and that wavelength we call matter wave. तो यहाँ पे normally क्या होता है कि like even me, if I'm moving with some velocity v will have some associated matter wave, but the point is that that wavelength is very very low, so we are not in position to even observe that significantly, ठीक है ना। लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास बहुत कम है और उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, उनके लिए जो मैटर वेव एसोसिएटेड होती है दैट बिकम लाइक क्वाइट ऑब्जर्वेबल एंड वी कैन बी ऑब्जर्व, और उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। सो दिस इज योर डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, दिस इज ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, काफ़ी टाइम बाद चीज़ें जैसे जैसे चीज़ें नई डिस्कवर होती गई, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मॉडल था और एटम का वो डेवलप मतलब बदलता गया। तो पहले सबसे पहले डाल्टन ने बोला था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। बाद में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर की, लाइक इज इट, वो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू। तो जे थॉमसन ने खुद का एक मॉडल दिया। जे थॉमसन ने कहा कि जो एटम है इट्स एन स्फेरिकल बॉडी एंड इट इज़ कम्प्लीटली न्यूट्रल होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो लाइक एक वाटरमेलन से उन्होंने कंपेयर कर दिया कि वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट होता है दैट इज़ इक्वल टू ए पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लाइक अ सीड। तो जो वाटरमेलन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स लाइक है सीड्स हैं जैसे एम्बेडेड होते हैं, ऐसे ही एक एटम के अंदर अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन उन्होंने कहा कि ऐसे ही एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीच बीच में दबे हुए रहते हैं, एंड दैट वे बेसिकली कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इज न्यूट्रल एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जे थॉमसन का पहले मॉडल आया, जे थॉमसन्स, ठीक है ना। तो उन्होंने तो यही कह दिया कि वाटरमेलन के बराबर है, इट्स लाइक सीड्स। सो this is a like watermelon. Red part is basically positive charged, ठीक है, and seeds are like electron are negatively charged electron. तो ये था जे थॉमसन का मॉडल, जो कि बाद में जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया अल्फा रेज इज इट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन ए गोल्ड फॉइल, ही वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग सिमिलर रिजल्ट फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट, बट वो रिजल्ट एकदम सबको मालूम है कि क्या था, तो इट वाज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड और एकदम नया था। तो उसके बेसिस पे फिर क्या किया, रदरफोर्ड ने भी एक अपना मॉडल दे दिया एटम का, रदरफोर्ड
स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इन्होंने पहली बात तो ये कहा, अकॉर्डिंग टू अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उनको लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मोस्टली मास पूरे एटम में लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द लाइक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कहा कि कंप्लीटली मास एंड charge is concentrated in very small volume or a small part of atom, and he defined that as nucleus। तो उन्होंने एक नया कंसेप्ट न्यूक्लियस का नाम दे दिया। और बाद में उन्होंने कहा कि तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? तो इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहा कि अब क्योंकि अगर सिंपली रखे रहते हैं तो क्या होगा, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, देन दे विल सिंपली फॉल ऑन द न्यूक्लियस। तो उन्होंने कहा कि मे बी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, तो इनका मॉडल आया कि ये तो हो गया न्यूक्लियस जिस पे पॉजिटिव चार्ज है एंड टोटल मास ऑफ एटम, तो ये न्यूक्लियस हो गया। और इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना। बट ही डिडंट से कि फिक्स्ड सर्टेन और एनीथिंग, नथिंग लाइक दैट। उन्होंने कहा कि सिंपली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, सच दैट दिस सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r is balanced by or basically provided by the required this is ze²/4πε0 into r²। एक एटम जिसका न्यूक्लियस का चार्ज है Ze पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दिस विल बी प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। प्रॉब्लम ये था कि बाय इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, तो बाय क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये चार्ज पार्टिकल क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया इसका, क्योंकि सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब इसका एक कुछ एक्सेलरेशन है। देन बाय क्लासिकल थ्योरी ऑफ ईएम वेव एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी, और अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो उस टाइम पे क्या होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ये क्या होगा, सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होगा, और अट्रैक्टेड होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, और फर्दर अट्रैक्ट होगा, और इस तरह से ये तो फाइनली क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए। सो दैट वे एक्चुअली दिस वाज the doubt of Niels Bohr, and Niels Bohr was the student of Rutherford। तो नील बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को वहीं पे फेल कर दिया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, बाकी उन्होंने एक नया कंसेप्ट दे दिया कि न्यूक्लियस आ गया, कि जहाँ पे टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे एक छोटे से वॉल्यूम में, छोटे से एरिया लाइक पार्ट में कंसनट्रेटेड रहता है, जिसको रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दे दिया। हालांकि उसी टाइम पे एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी होता है, वो भी टर्म आ गया था, वो भी एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी प्रूव हो चुका था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी फेल हो गया था। I mean, like Rutherford's model failed to explain hydrogen spectrum. Is it? Failed to explain hydrogen spectrum. और एक बाकी ये stability of atom। तो ये मेनली दो ड्रॉबैक थे, कंसर्न थे रदरफोर्ड्स के मॉडल के, तो उन्होंने इस तरह का नाम दे दिया। फाइनली देन कम्स नील बोर, जो कि लाइक रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे। तो उन्होंने इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं कमियों को दूर करते हुए और इसी से मिलता जुलता एक नया मॉडल दिया, जो कि लाइक दैट इज़ द सक्सेसफुल मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अभी बताते हैं कि नील बोर का मॉडल क्या था। ओके, तो लास्ट में फिर बोर का मॉडल आया, जो कि इन्होंने लाइक काफ़ी चीज़ों को एकदम एक्सप्लेन कर दिया, एंड अप टू नाउ बोर मॉडल इज़ द सक्सेसफुल मॉडल एंड विच इज़ एक्सेप्टेड वाइडली। तो क्या था बोर मॉडल? तो पहली बात तो बोर मॉडल ने क्या किया, जो जे थॉमसन के मॉडल का था उसी को इम्प्रूव कर दिया, और जो कमियाँ जे थॉमसन के मॉडल में आ रही थी उनको सबको हटा दिया उन्होंने, ठीक है ना। हटाने में भी उन्होंने लाइक बहुत कुछ ज़्यादा नहीं किया, बट उन्होंने लाइक कुछ चीज़ें पॉस्टुलेट दे दी है। पॉस्टुलेट का मतलब कि उन्होंने कुछ प्रूव नहीं किया, बट ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि ऐसा ऐसा होता है। वाई ही डोंट नो। लेटर ऑन हालांकि ऐसा भी हुआ कि जो बोर के पॉस्टुलेट थे, जो एजम्पशंस थे बेसिकली, जो प्रूव कर दिए गए, सो मीन्स देन इट बिकम कम्प्लीटली सक्सेसफुल मॉडल, ठीक है। तो पहली बात तो क्या था, तो जो फर्स्ट पॉस्टुलेट था वो ये इन्होंने चेंज किया। बोर ने बोला, लाइक रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। नील बोर सेड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट्स,
अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं वो कुछ ही हैं, कोई रैंडम ऑर्बिट नहीं हो सकती है, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन फिक्स्ड स्टेबल ऑर्बिट्स, ठीक है ना। एंड अनदर थिंग इज दैट इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट्स होंगी पॉसिबल, वो वही वाली ऑर्बिट्स पॉसिबल होंगी जिनमें जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का mvr दैट मस्ट बी इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। सो mvr मस्ट बी इक्वल टू nh/2π। तो मतलब जिन ऑर्बिट्स में जो mvr एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट बोल दिया कि मतलब लाइक रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ डेफिनेट स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स, सर्टेन कुछ ही है, ठीक है ना। दूसरा है कि इनमें जो एंगुलर मोमेंटम है दैट शुड बी इक्वल टू nh/2π। इट शुड बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। एक इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस ऑर्बिट में इसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल होना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि हाँ, इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है एनर्जी, ठीक है ना, बट कब? जब वो एक ऑर्बिट से, एक स्टेबल ऑर्बिट से दूसरी स्टेबल ऑर्बिट में जंप करेगा। वो भी कब? जब हाई एनर्जी लेवल से, हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी स्टेट में जंप करेगा। उस टाइम पे वो एक फोटोन और एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है। तो इसकी हेल्प से रदरफोर्ड जो नील बोर का मॉडल था वो इवन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। तो एनर्जी, पहली बात इन्होंने ये बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड कुछ फिक्स्ड सर्टेन ऑर्बिट्स हैं, जो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं जिन्हीं में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, जिसको उन्होंने n=1 दे दिया, n=2, n=3 एंड सो ऑन। और ये n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल दिए गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज, और यू कैन से एज इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब जो n बराबर 1 है वो क्या हो गया? न्यूक्लियस के सबसे पास वाली ऑर्बिट हो गई, 2 नेक्स्ट नियरेस्ट एंड 3 नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। तो इस तरह से बाकी दूर। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी ना, यानी मैं बोल सकता हूँ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E1 इज लेस देन E2 इज लेस देन E3, सही ना, इज लेस देन En। तो nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी, या फिर मैं बोलूँ कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth ऑर्बिट में होगी तो वो हाईएस्ट होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से, सही है ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट to, or you can write orbit, to low energy orbit, then it will radiate energy। उस टाइम पे एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। समझ में आ रही है चीजें? सो दैट इज लाइक व्हेन इलेक्ट्रॉन, पॉइंट क्या है? As you move away means higher the principal quantum number, higher will be the energy of electron in that orbit। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होगा तो उसकी एनर्जी और भी कम होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो इवन लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में भी जंप कर सकता है। कब करेगा ये भी अपन बात करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली एक्साइटेशन। अनदर प्रोसेस व्हेन इट इज जंपिंग फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी स्टेट, देन इट विल बी रिलीजिंग वन फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स, एंड दैट इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन और इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम और इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो ये थे उनके पोस्टुलेट। ये यहाँ पे स्टेबल ऑर्बिट्स कुछ ही है, एंगुलर मोमेंटम ये है, और बाकी ये हाँ था डेफिनेटली जो वो तो कि यहाँ पे भी mv²/r centimeter force is provided by, this is z e² divided by 4πε0 into r²। दूसरी बात ये है कि बोर ने तो इसको पहले हाइड्रोजन एटम के लिए ही डेराइव किया, तो मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा? सीधा तुम्हारा z=1 हो जाता है। बाद में लाइक ही थॉट कि लाइक इट विल बी वैलिड फॉर एवरी एटम, बट ऐसा नहीं हुआ। ये जो बोर का मॉडल था वो सिर्फ या तो हाइड्रोजन एटम के लिए या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम। अब हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन लाइक एटम
तो मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन मॉडल, वन इलेक्ट्रॉन एटम। अब वन इलेक्ट्रॉन एटम मतलब तो एक तो हाइड्रोजन है खुद, ये भी हाइड्रोजन हो गया, एक हीलियम, बट हीलियम को लेगो तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो He+ विल बी योर हाइड्रोजन लाइक एटम। लिथियम इसमें 3 है, बट इसमें से दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाएगा तो Li2+ विल बी अगेन वन इलेक्ट्रॉन मॉडल एंड दैट इज आल्सो हाइड्रोजन लाइक एटम। ऐसे ही बेरिलियम 3+, तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पर भी क्या है, सिंगली ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी क्या है, बेसिकली दीज आर ऑल हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो जो नील बोर का मॉडल था वो हाइड्रोजन के लिए वैलिड था या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड था, ठीक है। तो ये था बेसिकली इनका मॉडल नील बोर का। अब इसमें थोड़ा और देखते हैं, इन्होंने बाकी सारी चीज़ें एनर्जी वगैरह, एमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सब कुछ इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो वो इन्हीं चीज़ों से इसको और इसको यूज़ करके, अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि रिजल्ट एक तो हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या हो गया, Z=1 रख दो, तो वहाँ पर आपके पास रेडियस, nth ऑर्बिट की स्पीड, इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी वगैरह वगैरह। वहीं पे एक आता है हाइड्रोजन लाइक के लिए, मतलब इन सभी के लिए। तो इसमें क्या रहता है, हम हाइड्रोजन लाइक के लिए डेराइव कर ले रहे हैं, मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ। हाइड्रोजन के लिए वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा Z की वैल्यू 1 रख दो तो वो आपका हाइड्रोजन के लिए भी वैलिड हो जाता है। तो आपको यही रिजल्ट एक ही बार याद कर लो, बस Z=1 रख देना, तो हाइड्रोजन के लिए भी सब चीज़ें वैलिड हो जाएंगी, तो वो आसानी होगी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द रिजल्ट्स ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, बट एक्चुअली में जो बोर का मॉडल था वो फर्स्ट हाइड्रोजन के लिए डेराइव किया गया, बाद में उसको मॉडिफाई करके हाइड्रोजन लाइक मॉडल एटम्स के लिए भी कंसिडर कर लिया गया, बट बाकी सब के लिए ये वैलिड ही नहीं दिया, मतलब जो रिजल्ट आए वो यहाँ से दैट दोज वर नॉट परफेक्टली फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जो क्वेश्चंस हैं वो ये जो रिजल्ट आते हैं उन्हीं पे बेस्ड पूछे जाते हैं। सो इट इज़ मस्ट दैट ऑल ऑफ यू रिमेंबरिंग दीज रिजल्ट्स। तो थे क्या, कहाँ से आए, तो पहला एक कंडीशन तो ये है, मीन्स लाइक एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड, इज इट, एंगुलर मोमेंटम, ये जो अभी पोस्टुलेट था वही था, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। मैंने जस्ट इसी को दूसरे टर्म्स में बोला था कि mvr=nh/2π, इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। सो mvn/rn मतलब velocity of electron in nth orbit, speed or radius of electron in nth orbit is equal to nh divided by 2π. This is equation number 1. और दूसरी आती है by balancing centripetal force. So this is m vn square divided by rn is equal to what? Z e square divided by 4 pi epsilon naught into rn whole square. This is equation number 2. अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, सॉल्विंग these equations, तो वहाँ से हमारे पास क्या आता है, nth ऑर्बिट की रेडियस भी आ जाती है, क्या होगी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीज़ें और आई एम गोइंग टू राइट इट। तो यहाँ से हमारे पास आता है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज कमिंग आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइड बाई पाई m e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर बाई z। इसको भी मैं लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू a नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ए नॉट सम कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो अब मैं nth ऑर्बिट की जो रेडियस है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में, वो ये भी लिख सकता हूँ 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ऐसे ही समझ में आई चीजें, स्पीड of electron in nth orbit ये रिजल्ट आपको बहुत जरूरी है याद रखना, सो इट्स मस्ट। सो Vn इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज e स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू जेड बाई n। यहाँ पर भी ये अपन एक, क्योंकि e स्क्वायर एप्सिलॉन सब कुछ कांस्टेंट है, तो इसको अपन लिख सकते हैं v1 इंटू जेड बाई एन। और v1 क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
फर्स्ट ऑर्बिट n is equal to 1 means n equal to 1, तो v1 की वैल्यू आती है 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो वहाँ से अपने पास nth ऑर्बिट में स्पीड आ जाती है vn इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू v1 मीन्स 2.19 इंटू 10⁻6 इंटू z डिवाइडेड बाई n मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। स्पीड आ गई, रेडियस भी आ गई, रिमेंबर दिस रिलेशन आल्सो, दिस रिलेशन आल्सो एंड दिस रिलेशन आल्सो, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है k इज इक्वल टू m e पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इसकी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आती है। तो दिस इज 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये रिजल्ट मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी भी Z K Q Q by R, तो पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है U इज इक्वल टू माइनस, दिस इज मैं इसको एम ई की टर्म्स में लिख देता हूँ, एम ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके। और टोटल एनर्जी, और यू कैन राइट मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या आती है, एम ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट कम्स आउट टू बी माइनस एम ई पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, and this is also equal to minus 13.6 into z square by n square electron volt। तो ये हो जाती है टोटल काइनेटिक एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। समझ में आया। तो ये रिजल्ट आपको सब याद होने चाहिए कि कौन सी ऑर्बिट में रेडियस क्या होती है, स्पीड क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है। ये भी आप रिलेशन रख सकते हैं। इसको टोटल एनर्जी को अपन ई से लिखते हैं, ई इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर रख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली यू divided by 2. So this is also another relation between kinetic energy and potential energy and radius and velocity of electron in nth orbit. So these are some results of Bohr model. बाद में like यहाँ से कैसे like emission spectrum, मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जंप कर रहा है तो वो जो फोटोन इमिट करेगा, सही ना, इमिट करेगा, उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ऐसे ही अगर एक फोटोन का स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन को तो वो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, इज इट एक्साइटेड स्टेट। तो वहाँ पर भी कितनी एनर्जी का फोटोन स्ट्राइक करना चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा। सिंपल सा है कि हमें nth ऑर्बिट की एनर्जी पता है, टोटल एनर्जी दिस, तो एक फर्स्ट ऑर्बिट की निकाल लेते हैं, सेकेंड लाइक जिस नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है उसकी एनर्जी, हाई माइनस लो विल बी द डिफरेंस इन एनर्जी। तो उतनी एनर्जी कहाँ से आएगी, एक फोटोन से जो इसको सप्लाई कर रहा है। सो लेट मी जस्ट डेराइव दैट रिजल्ट। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो ये इमिशन स्पेक्ट्रम है क्या, तो अभी बोर मॉडल से हमें ये तो समझ में आ गया है कि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है डिफरेंट स्टेबल ऑर्बिट्स में। ये है न्यूक्लियस, है ना, और ये है ऑर्बिट्स n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। दिस इज K L M एंड सो ऑन, राइट ना। और ये भी समझ में आती है चीज़ें, अगर मैं एक जनरल कंसिडर करता हूँ तो लेट्स से दिस इज योर ऑर्बिट n, तो यहाँ पे एनर्जी अपन ने देख लिया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एम ई पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है ना। ये एनर्जी आ गई। और ये भी अपन को समझ में आ रहा है कि ये ऑर्बिट की
एनर्जी ज़्यादा होगी इस ऑर्बिट से, मीन्स लाइक एज वी आर मूविंग हायर इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट विल बी हायर। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है, व्हाट विल हैपन, इट विल इमिट वन फोटॉन, ठीक है ना, ऑफ कितना एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ दीज टू ऑर्बिट्स। जो फोटोन होगा इमिट होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो इन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है, सही ना। तो अगर मैं इसको ई इनिशियल बोल देता हूँ, ये ई लेट से फाइनल है कोई, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, सो फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी लेवल ऑफ टू ऑर्बिट्स, दो ऑर्बिट्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, कितनी एनर्जी, दिस इज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है ना। और इसको मैं लिख सकता हूँ इन जनरल टर्म दिस एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये एनर्जी लाइक माइनस आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू एम ई पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई लेट्स से एन इनिशियल को मैं इनिशियल दिस इज फाइनल माइनस माइनस प्लस एम ई पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एन इनिशियल, ठीक है ना। जिसको रीअरेंज करके ये भी लिखा जा सकता है एम ई पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 बाई एन, दिस इज इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 बाई एन फाइनल, ओके दिस इज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। और तो यहाँ पे डेफिनेटली इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, सो दिस माइनस माइनस तो दिस विल बी लाइक प्लस, तो ये अपने पास सॉल्व होकर के आ जाता है, दिस इज डेल्टा ई फाइनल, जस्ट वेट आई डिड मिस्टेक, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जंप कर रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी लाइक ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, बिकॉज फाइनल की एनर्जी कम होगी। सो आई एम राइटिंग दिस इज मैग्नीट्यूड, सो ई इनिशियल हो गया this n initial and this is final and this comes out to be n final minus n initial whole square into z square, और इसी को क्या लिखते हैं, this energy will be equal to what, hc divided by lambda, ठीक है। तो इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं, this implies 1 by lambda is equal to m e power 4 divided by 8 epsilon naught square c into h cube to 1 by n, this is final square minus 1 by n initial square into z square, this quantity is termed as Rydberg constant, ठीक है ना, and final, so this is 1 by lambda is equal to r, that is Rydberg constant, 1 by n final square minus 1 by n initial square into जेड स्क्वायर। ये हाइड्रोजन लाइक के लिए हो जाती है, अगर हाइड्रोजन के लिए लेते हैं तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग इमिशन एंड दिस फोटोन दीज, अगर इसी को एक प्रिज्म से पास किया जाएगा, दीज फोटॉन्स दीज लाइट or these rays, then that spectrum we will get is termed as hydrogen spectrum. So Bohr model was able to explain this hydrogen spectrum perfectly, is it? तो ये wavelength आ जाती है, wavelength of emitted photon, this is wavelength of photon emitted, ठीक है ना। सो दैट इज़, तो यहाँ पर भी क्या था कि लाइक ये जो सीरीज बहुत सारे फोटॉन्स, बहुत सारी वेवलेंथ वगैरह निकली, उनको कई साइंटिस्ट ने स्टडी किया और दे बेस्ड ऑन देयर लाइक स्टडीज दे हैव नेम्ड देयर लाइक सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन है तो एक n इक्वल टू 1 में है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, ऐसे ये है। तो एक बार इलेक्ट्रॉन
यहाँ से फाइनली जंप कर रहा है दिस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट से भी जंप कर रहा है, इससे भी जंप कर रहा है, इससे भी जंप कर रहा है, एंड इन ऑल केसेस इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग टू फाइनली फर्स्ट ऑर्बिट। तो यहाँ पे जो सीरीज ऑफ वेवलेंथ होगी इसको लाइमन सीरीज बोल दिया गया। लाइमन सीरीज में फाइनल क्या हो गया, एन फाइनल इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर ये फाइनल है वो 2 हो जाती है बेसिकली, दैट इज अ सेकेंड ऑर्बिट। इन दैट सिचुएशन अगर ये 2 है, दिस दिस दिस, तो दिस इज कॉल्ड बार्मर सीरीज। एंड सिमिलरली लाइमन, बार्मर, पास्चन, दिस इज and bracket, and this is P fund. This is P fund. तो ऐसे ये सीरीज आ गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपने पास वेवलेंथ आ जाती है, और यहीं पे इन केस ऑफ लाइमन सीरीज योर एन फाइनल विल बी इक्वल टू व्हाट, ऑलवेज 1, एन फाइनल इक्वल टू 1, एन फाइनल इक्वल टू 2, n final equal to 3, n final equal to 4, and here n final equal to 5। ठीक है ना। सो सीरीज लाइक बहुत सारे स्पेक्ट्रम मिला, एंड दीज आर लाइक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम और डिफरेंट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज for Lyman series, ये क्या हो जाएंगे, so lambda will be equal to r Rydberg constant 1 by 1 square minus 1 by n square, where n equal to 2, 3, 4 and so on। ठीक है ना। बार्मर सीरीज, इसके लिए लैम्डा क्या होगा, रिडबर्ग कांस्टेंट। ये मैं हाइड्रोजन के लिए लिख रहा हूँ, दिस इज फॉर हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजन के लिए एग्जैक्टली लेंगे तो z इक्वल टू सिंपली 1 हो जाएगा। तो लाइमन, बार्मर, पास्टन, दीज ऑल सीरीज आर डिफाइंड ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, ओके, नॉट फॉर हाइड्रोजन लाइक। सो दिस इज 1 by 2 square minus 1 by n square, where n is equal to 3, 4, 5, 6 and so on। So Lyman, Balmer, Paschen series, so lambda it's 1 by lambda 1 by lambda 1 by lambda equal to, और जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है ना यहाँ पे r is equal to 1.097 into 10 raised to power 7 meter inverse। This is called Rydberg constant। This is equal to r into 1 by 3 square minus 1 by n square, where n is equal to 4, 5, 6, 7 so on। Similarly Paschen bracket series, so here 1 by lambda is equal to this 1 by 4 square minus 1 by n square, where n is equal to 5, 6, 7 so on। And P fund 1 by lambda is equal to Rydberg constant 1 by 5 square minus 1 by n square, where n is equal to 6, 7, 8 and so on। तो ये क्या है, these are different series of hydrogen spectrum, and this is all about your hydrogen atom। So hope you should be clear ये hydrogen emission spectrum होता क्या है, कौन सी वेवलेंथ कहाँ निकलेगी, या फिर मतलब कौन सी इमिशन में कौन सी वेवलेंथ निकलेगी, एनीथिंग आस्क टू यू, यू शुड बी इन पोजीशन टू आंसर। एग्जैक्टली हो क्या रहा है हाइड्रोजन में, देखो समझ में आ रही हैं चीज़ें, आपको समझ में आनी चाहिए। हाइड्रोजन एटम है, दीज आर डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑर्बिट 1, 2, 3, 4 और 5 सो ऑन है। पहली बात जो आपको याद रखनी है कि हर एक की एनर्जी है। दूसरा पॉइंट की एनर्जी है इंक्रीजिंग है। तो अगर ये हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में जा रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी, मतलब कुछ एनर्जी को रिजेक्ट करना पड़ेगा, एंड दैट एनर्जी विल कम आउट एज ए फोटोन। तो वो जो इमिशन होगा दैट विल बी टर्म्ड एज योर इमिशन स्पेक्ट्रम विल बी टर्म्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब कि यही जो लाइट है या फिर रेडिएशन है वो अगर प्रिज्म से पास किया जाए देन
स्पेक्ट्रम विल बी टर्म्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये हो गया। अब यहीं पे क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हाई लाइक लोअर एनर्जी स्टेट से या फिर लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हाई क्वांटम नंबर के लिए जंप करता है तो उस सिचुएशन में उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन विद हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। तो वो एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, आई होप इट शुड बी क्लियर। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्स-रेज एंड छोटा सा टॉपिक है बट इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। क्या है एक्स-रेज, थोड़ा सा बताते हैं आपको। सो जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एक्स-रेज आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड वेरी लो वेवलेंथ and they have like very high energy, ठीक है ना। and X-rays was discovered by W. Wilhelm Röntgen in 1895। यहाँ पे भी जो एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी इनिशियली आपको लाइक इफ यू लुक एट इट फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स, आई एम लाइक दैट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड मॉडल, जे थॉमसन, लाइक वो सब चीज़ें हुई थी। तो वहाँ पर क्या था, जो कैथोड रेज ट्यूब था ना, लाइक एवरीबडी वाज डूइंग दैट एक्सपेरिमेंट। रॉन्टेजन ने भी उसी एक्सपेरिमेंट को लाइक इमिशन ऑफ कैथोड रेज को ऑब्जर्व करने का ट्राई किया लेबोरेटरी में। तो वहाँ पे उनको वो तो ऑब्जर्व हुआ ही, कैथोड रेज निकली, दे ऑब्जर्व समथिंग एल्स एक्चुअली। तो फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी हुई थी तो उस पर भी कुछ स्पॉट्स वगैरह बन रहे थे, तो वहाँ से थोड़ा सा उनको और समझने की कोशिश किया। एंड देन फाइनली एक्स-रेज भी कैसे नाम पड़ता है, ये भी देयर इज स्टोरी। तो इसके लिए ये रहता है कि इससे पहले गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, तो बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे उन्होंने लाइक सीधा उनको एनोड रेज बोल दिया था और बाद में लाइक उनका मजाक उड़ाया गया। तो रॉन्टेजन नहीं चाहते थे कि मतलब मेरा भी इसी तरह से मजाक उड़ाया जाए, तो उन्होंने कहा कि चलो मान लेते हैं कि अभी कुछ पता नहीं क्या है, मैथमेटिक्स में जैसे हम मान लेते हैं लेट्स अज्यूम इट इज एक्स, ऐसे ही उन्होंने मान लिया था कि मान लेते हैं लेट्स अज्यूम इट्स दीज आर एक्स रेज। लेटर ऑन जब इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ डिस्कवर कर ली जाएंगी तो हम इनका नाम दे देंगे प्रॉपर्ली, जो भी इनके हिसाब से होगा। बट everything was discovered about X-rays but still name remains same, X-rays। ठीक है, so this is a little bit about it। तो X-rays क्या है, these are very high frequency EM wave। फ्रीक्वेंसी इनका रहता है अराउंड 10⁻16 हर्ट्ज टू 10⁻18 हर्ट्ज एंड यू कैन राइट वेरी लो वेवलेंथ। तो जनरली इट्स फ्रॉम 0.1 एंगस्ट्रॉम टू अराउंड 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब कि लाइक दे कैन पास थ्रू ऑलमोस्ट एनीथिंग। तो वैसे मतलब लाइक नॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग बट दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, दे कैन लाइक इजीली पास थ्रू द स्किन एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स एक्चुअली। हाँ, बॉन से थोड़ा सा पास नहीं करते, तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे आपने देखा होगा मेडिकल इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज़ होता है। अगर कहीं कुछ फ्रैक्चर वगैरह या किसी का लाइक बोन वगैरह में कुछ इशू आता है तो वहाँ पर एक्सरे अपन कराते हैं। तो मतलब वो क्या है, फ्लैश जो मास है उससे पास कर जाती हैं और जो लाइक हैवी मतलब बेसिकली बोन्स वगैरह उससे ज़्यादा कम पास करती हैं बेसिकली, या फिर पास नहीं करती हैं ये बोल सकते हैं। तो वो एक शैडो या मतलब उसका इमेज बेसिकली इजीली कैप्चर कर लिया जाता है। So it has like lot of application even in NEET and like medical industry also। तो they have like very low energy is definitely, जब frequency high है तो energy क्या होगा, बहुत high होगा ही। So this is energy and wavelength low based on like their frequency। इनको दो पार्ट में अगेन डिवाइड कर दिया जाता है, हार्ड एक्सरेज। अगर कहीं आपको ये नाम पूछ लिया जाता है हार्ड एक्सरेज का मतलब यू कैन राइट हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब ये तो पूरा हाई है ही, लेकिन उसमें भी जो एक रेंज है अपन इधर वाली फ्रीक्वेंसी इधर वाली वेव, तो इनको बोल सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरेज। ठीक है ना। तो ये सॉर्ट ऑफ लाइक 10⁻18 हर्ट्ज वाली जो फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज होंगी, इनको हार्ड एक्सरेज, दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। दोनों को ही पूरी एक्सरेज ही लाइक हाई एनर्जी है तो उनको पेनिट्रेटिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। उसमें भी अगर लाइक हार्ड और सॉफ्ट एक्सरेज की बात करें तो हार्ड एक्सरेज के पास हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, एंड सॉफ्ट एक्सरेज, तो सॉफ्ट एक्सरेज आप बोल सकते हो कि लाइक आउट ऑफ दिस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर एक्सरेज, ये बोल सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी वाली मतलब 10⁻16 हर्ट्ज के नियर बाई जो फ्रीक्वेंसी वाली एक्सरेज हैं उनको क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड सॉफ्ट एक्सरेज। कंपेयर टू हार्ड एक्सरेज दे हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग।
एक्चुअली में अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करते हैं अदर इनको वेव से या ईएम वेव से कंपेयर करते हैं तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है. इवन फॉर सॉफ्ट रेज द पेनिट्रेटिंग पावर इज वेरी हाई. बट रिमेंबर दैट व्हेन यू कंपेयर द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ सॉफ्ट रेज विद हार्ड रेज, देन comparatively they have low penetrating power. Understanding? And definitely they have high energy. इनका wavelength like यहाँ पर रह जाता है basically 10 angstrom to 100 angstrom, and here wavelength is from 0.1 angstrom to 10 angstrom. So this is right about X-rays. Next वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि लेबोरेटरी में या मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत जगह इसका काफ़ी यूज़ होता है. तो कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं? ऑलरेडी वी हैव वन सेटअप. तो इनिशियली जो रॉन्टेजन ने, डब्ल्यू विल्हेम रॉन्टेजन ने एक्सपेरिमेंट किया था, दैट वाज नॉट एग्जैक्टली दिस सेटअप. उनका तो सिंपल जो कैथोड रे ट्यूब वाला सेटअप रहता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड ऑल दैट वाज एग्जैक्टली द सेटअप यूज्ड बाय रॉन्टेजन फॉर डिस्कवरी ऑफ एक्स-रेज. बट बाद में क्या रहता है कि लाइक यहाँ पे अभी अपन समझेंगे थोड़ा सा, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट मटेरियल. सो लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द टारगेट मटेरियल. सो देयर एग्जिस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ मेल्टिंग. इतनी हीट होती है कि लाइक इवन अगर यहाँ पे कुछ कूलिंग वगैरह ना की जाए तो ये मेल्ट भी हो जाता है टारगेट मटेरियल. ठीक है ना. तो फिर बाद में एक अच्छा सेटअप डेवलप करने के लिए और भी साइंटिस्ट ने काम किया, एंड देन कूलिज वाज वन ऑफ द like scientists who got success in getting the proper setup for production of X-rays. So this is the like widely accepted and one of the most successful setup for production of X-rays. तो ये अभी अपन बात करते हैं, and this is also I'm telling you very important setup. यहाँ पे हर एक चीज़ का क्या काम है, कैसे करती है, कौन सी चीज़ का क्या इन्फ्लुएंस होता है, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, वो सब चीज़ें आपको समझने का बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि इसको बढ़ाने से क्या होगा, ये वोल्टेज का मतलब क्या है, ये क्या काम कर रही है, इसको बढ़ाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, क्या होगा. ऐसे ही हियर वी हैव V2 एक्सेलरेटिंग. सो पहली बात तो मैं आपको सेटअप बता देता हूँ. यहाँ पे है क्या, एक हीटिंग फिलामेंट है बेसिकली, जिसको क्या करते हैं, पोटेंशियल लगाया गया है, और इसको जब हीट करते हैं देन इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड फ्रॉम हेयर. और ये एक कॉलीमेटर है बेसिकली. तो कॉलीमीटर सॉर्ट ऑफ लाइक एक कैप टाइप का है जो उसको क्या करता है, नेगेटिवली चार्ज है, एंड इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर निकल रहे होते हैं उनको एक बीम में लाइक बेसिकली पास करा देता है. सो दैट क्रिएटिंग ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V2 से कनेक्ट किया जाता है बिटवीन दिस एंड टारगेट मटेरियल. तो इनके बीच में अगर मैं मानता हूँ कि यहाँ से जो फिलामेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो मान लेते हैं कि उसकी एनर्जी क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है, बिकॉज जस्ट हीट करने से जस्ट निकल रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं. अब वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कितने पोटेंशियल से एक्सेलरेट करेगा, V2 से. तो V2 पोटेंशियल से एक्सेलरेट करेगा तो उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी आप समझ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट मटेरियल, इज इट. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट मटेरियल, ठीक है ना. तो वो कितनी हो जाएगी, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू E इंटू V2. ये V2 को अपन एक्सिलरेटिंग वोल्टेज भी बोलते हैं. V1 क्या है, वोल्टेज फॉर हीटिंग फिलामेंट. ठीक है. तो अब ये बताओ कि अगर मैं V1 को बढ़ाता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा इससे. V1 को आप बढ़ाओगे तो इसमें हीटिंग ज़्यादा होगी, हीटिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. समझ में आ रही ना चीज़ें. और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ टारगेट को पहुँचेंगे और टारगेट को हिट करेंगे, एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्ट्राइकिंग, देन मोर एक्स-रेज विल बी प्रोड्यूस्ड. तो मतलब क्या हुआ, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द इंटेंसिटी, मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ मोर एक्स-रेज, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंक्रीज द वोल्टेज फॉर हीटिंग फिलामेंट. और ये आप बोल सकते हैं कि हीटिंग फिलामेंट और एनोड के बीच का बेसिकली तुम्हें वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा. समझ में आ रही ना चीज़ें. सो दिस इज लाइक द कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रेज. अब तो ये इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए आपको. V1 का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचा वो क्या है, वो भी समझ में आना चाहिए आपको. दैट इज बेसिकली एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से एक्सेलरेट कराया जा रहा है, तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है दैट इज E इंटू V2. V2 इज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द टारगेट मटेरियल. ठीक है. अब मैंने भाई अभी बताया कि यहाँ पे क्या होता है. सो इन दिस प्रोसेस अल्टीमेटली ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, और आई विल से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हिट द टारगेट.
अब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन टारगेट को हिट करते हैं, उस सिचुएशन में यहाँ से टारगेट से कुछ रेज निकलती हैं, ठीक है ना, एंड दीज आर टर्म्ड एज एक्स रेज। अभी मैं इनको और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि एक्स रेज क्या हैं, कैसे कैसे टाइप की और वो एक्जैक्टली कैसे निकलती हैं, ठीक है ना, तो वो भी अपन बात करते हैं। अभी अपन सेटअप की बात कर ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि डेफिनेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारी हीट प्रोड्यूस की जा रही है ऑलरेडी कूलेस्ट ट्यूब सेटअप में। हाँ, एक कूलिंग तो ठंडा वाटर कोल्ड वाटर इन होता है और हॉट वाटर आउट हो जाता है, तो वो जो हीट है एक्सट्रैक्ट कर रहा है। फिर भी जो मतलब नॉर्मल है कि जो टारगेट मटेरियल है, टारगेट मटेरियल इट मस्ट हैव लाइक हाई एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, ठीक है ना, हाई स्पेसिफिक हीट और कैसे हीट कैपेसिटी हीट, ठीक है ना, तो ये होना चाहिए बेसिकली फॉर टारगेट मटेरियल के लिए। एंड यू कैन राइट कंडक्टिविटी शुड बी आल्सो हाई, तो वो और बेटर रहेंगी चीज़ें टारगेट मटेरियल। तो ये जब स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन और वहाँ से क्या होता है, एक्सरेज प्रोड्यूस हो जा रही हैं, एंड दिस इज W आउट, दिस इज वाटर इन एंड वाटर आउट, तो ठंडा कोल्ड वाटर इन एंड हॉट वाटर आउट। इसका भी मीनिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए। सो आई होप लाइक बाय now you should be clear with the experimental like laboratory setup for production of x-rays। अब जो यहाँ से x-rays प्रोड्यूस की गई, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होगा x-rays के लिए हमारे पास एक तो फ्रीक्वेंसी है और यू कैन राइट वेवलेंथ एंड देयर एनर्जी, ठीक है ना। तो देन व्हाट डिड वी प्लॉटेड द ग्राफ फॉर frequency wavelength versus intensity, and let's check the graph, then we will understand, because some question will arise what is that, how it's like, because the graph is something strange, is that something different which cannot be imagined without plotting it, without experimentally going through it, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा अलग ही था, तो वो ग्राफ देखते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको। Okay, so next if we plot the graph of intensity versus wavelength for these X-rays which are produced, the graph looks like something this, I versus lambda. It starts from some lowest wavelength जिसको अपन बोल देते हैं lambda कट ऑफ। ये क्या है, कट ऑफ वेवलेंथ, मतलब इससे ये भी देखते हैं किस पर डिपेंड करता है। एंड देन द ग्राफ गोज समथिंग लाइक दिस, पीक दिस, like this. So it's something strange actually here. यहाँ पे ये जो एक्सरेज हैं लगातार कंटिन्यूसली, these are called continuous X-rays. And these are something different. These are called characteristic X-rays. ठीक है ना। तो पहले बात तो जस्ट सिंपली अगर इसका जो ग्राफ प्लॉट करें तो वो इस तरह का दिखता है। ओके, सो एक्सरेज यहाँ पे बेसिकली इस तरह का ग्राफ आई वर्सेस लैम्डा वी फाउंड, जो यहाँ से प्रोड्यूस की गई। इनमें जो ये कंटिन्यूस है ना, इंटेंसिटी कंटिन्यूस आ रही है, इनको अपन ने कंटिन्यूस एक्सरे नाम दे देते हैं। और कुछ पार्टिकुलर लाइक वेवलेंथ के लिए दिस इज द लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड लैम्डा 4। तो इन वेवलेंथ के लिए क्या हो रही है, इसकी इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एकदम पीक पे चली जाती है, एंड दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ये इनको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्यों कहती हैं? द पॉइंट इज दैट, द रीजन इज दैट ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं दीज डिपेंड्स ऑन द टारगेट मटेरियल। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो बदल जाती है अगर आप टारगेट मटेरियल बदलते हो, तो चेंज करते हो, ठीक है। कंटिन्यूस एक्सरेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टारगेट मटेरियल। कंटिन्यूस एक्सरेज डिपेंड करती हैं ये जो इनका एक्सीलरेटिंग वोल्टेज है उसके उस पर, ठीक है ना। एंड दिस कट ऑफ वोल्टेज आल्सो डिपेंड्स ऑन दिस एक्सीलरेटिंग वोल्टेज। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, कंटिन्यूस एक्सरेज एंड कट ऑफ वेवलेंथ। तो अभी मैं इनको थोड़ा सा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली कंटिन्यूस एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस की जाती है। मतलब ये तो सेटअप तो समझ में आ गया, लेकिन एटम के अंदर जब ये टारगेट मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हिट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, तो कहाँ से एक्चुअली में एक्सरेज कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आ रही हैं और कहाँ से कट ऑफ वेवलेंथ आ रही है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। ओके, सो नेक्स्ट कंटिन्यूस एक्सरेज। देखो कंटिन्यूस एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं। ये हीटिंग फिलामेंट है,
like potential is applied, electrons are emitted. Due to this accelerating potential V2, electron accelerate करते हैं and they acquire some kinetic energy. The kinetic energy of electron is eV2, that is equal to half mv square. ठीक है, अब क्या होता है ना, these हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंटर द टारगेट मटेरियल. अब टारगेट मटेरियल के अंदर क्या होता है, वो एक एटम पे चलते हैं. तो दिस इज लेट्स से वन एटम. व्हाट विल हैपन, दिस हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन will enter into this region. Here what is there, पॉजिटिव चार्ज. न्यूक्लियस है और ये क्या है, हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स हैं, तो इनका न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा. काफ़ी ज़्यादा चार्ज होगा, देन व्हाट विल हैपन, दिस इज मूविंग विद सम वेलोसिटी एंड इट विल डीसेलरेट. क्लियर ना, तो डीसेलरेट करेगा और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की तरफ हमारा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा एंड दे विल मूव लाइक दिस. तो अभी इनकी अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ हाफ एम वी प्राइम का होल स्क्वायर. दिस इज के फाइनल, दिस इज के इनिशियल. ठीक है ना. एंड बाय क्लासिकल थ्योरी ऑफ ईएम वेव वो क्या बोलती है, एक्सेलरेटिंग deceleration is what, negative acceleration. All accelerating charge particle radiate EM waves. सही है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन इज डिसेलरेटिंग, इन दिस प्रोसेस इट विल बी रेडिएटिंग वन photon of energy and that is called X-rays, and this X-ray is called continuous X-rays. क्योंकि यहाँ पे जो X-ray की एनर्जी आएगी, X-ray is it प्रोड्यूस होगी, I can add H nu, that will be equal to what, K initial minus K final, change in kinetic energy of this electron, high speed electron. क्लियर है. अब चेंज क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम चेंज क्या हो सकता है, मतलब मैक्सिमम ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाए, ठीक है ना, और यहाँ पे ऑलमोस्ट बाउंस बैक करे. तो उस सिचुएशन में जो लॉस होता है, मतलब ये समझ लो कि आप काइनेटिक एनर्जी का लॉस, मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये जा करके स्टॉप हो जाएगा. तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, एनर्जी इसकी जीरो हो गई, फिर बाउंस बैक करेगा. दैट विल बी बिकॉज ऑफ दिस लाइक न्यूक्लियस चार्ज. ठीक है ना. तो उसके ओके, सो दैट विल बी द सिचुएशन. आई मीन लाइक फर्स्ट सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि लाइक बाउंस बैक तो नहीं करेगा. उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है और सीधा इसको लाइक न्यूक्लियस के पास तक ये पहुंच जा रहा है. तो उसमें लाइक इट मीन्स इफ इट इज गोइंग लाइक दिस, देन ऑलमोस्ट हियर इट विल बी लूजिंग इट्स कंप्लीट एनर्जी. सो द मीन्स पॉइंट इज दैट द मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, के इनिशियल. समझ में आ रही ना चीज़ें. सो एच न्यू मैक्स will be equal to what, K initial, and that you can write EV. और V क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल. तो जो न्यू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, न्यू मैक्स, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं HC बाय लैम्डा. तो ये क्या होगा, लैम्डा मिनिमम. ठीक है ना. सो न्यू मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, EV डिवाइडेड बाई H, और लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, EV डिवाइडेड बाई HC. And this lambda minimum is also called cut-off wavelength. So अलग अलग पॉसिबिलिटीज में जो लॉस होता है, डिपेंडिंग ऑन के एटम के कितने नज़दीक से एक इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस के कितने नज़दीक से इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, उसके हिसाब से जो लॉस होगा, जो एनर्जी लाइक डिसेलरेशन होगा, वो अलग अलग होगा. सो दैट्स व्हाई लॉस ऑफ एनर्जी विल बी डिफरेंट एंड करस्पॉन्डिंगली डिफरेंट energy or frequency X-rays are produced, and these are like continuous X-rays, and this minimum wavelength or maximum loss of energy will be corresponding to minimum wavelength, and this wavelength is called cut-off wavelength. तो ये cut-off wavelength basically this. तो अब ये बताइए cut-off wavelength किस पे डिपेंड करेगी. cut-off wavelength will depends on this is your accelerating voltage V2. समझ में आया. तो cut-off wavelength depends on accelerating voltage. क्लियर ना. और कंटिन्यूस एक्सरेज यहाँ पर वही है, सिंपल सा कि एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, बिकॉज ऑफ हाई न्यूक्लियस चार्ज इट रिटार्ड, बेसिकली डिसेलरेट, एंड X-rays are emitted from that, and these X-rays are basically your continuous X-rays जिनको अपन यहाँ पे प्लॉट करते हैं. So this is all about. तो minimum loss ये हो सकता है basically, I mean like minimum loss will be what,
सीधा निकल जाए ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, सो दैट वी लाइक वेवलेंथ विल बी वेरी हाई, यू कैन से कि बहुत कम लॉस होता है। मैक्सिमम लॉस कैन बी द टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दैट दिस विल बी, और बाकी चीज़ें बीच में लॉस हो सकती हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की तुम्हारी करेक्ट कंटिन्यूस एक्सरेज प्रोड्यूस की जाती हैं। नेक्स्ट है कि ये क्या है, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं। ओके सो देखो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या है, कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर भी वही है, सेम चीज़ है, यहाँ से एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हिट करता है टारगेट मटेरियल को। टारगेट मटेरियल के अंदर क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं, तो एक एटम से उस सिचुएशन को अपन इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इज स्ट्राइकिंग। तो एक तो सिचुएशन थी कि वो एक डिसेलरेट करके निकल गया, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ईएम वेव से बोल सकते हैं कि डिसेलरेटिंग मतलब एक्सेलेरेशन, नेगेटिव एक्सेलेरेशन। तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक ईएम वेव जनरेट करेगा, और वो ईएम वेव बेसिकली एक्सरेज के रीजन में बिलोंग करती है, तो दे आर कॉल्ड एक्सरेज, और उनको अपन ने कंटिन्यूस एक्सरेज बोल दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो हो सकती है ना कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास करेगा एंड इट मे बी हिटिंग दिस इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, पहले से बहुत हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाई एनर्जी है, तो ये ऐसे समझो कि दिस इज जस्ट लाइक ए बुलेट। अब बुलेट के रास्ते में अगर कुछ आता है तो वो क्या होगा, इट विल बी लाइक उसको तोड़ता फोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हैपन हियर आल्सो। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हिट करता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो अल्टीमेटली वन वैकेंसी इज क्रिएटेड हियर, वैकेंसी इज क्रिएटेड, ठीक है ना। अब ये वैकेंसी जैसे यहाँ पे हमें के एल एम, तो मैंने एग्जांपल के लिए कंसिडर कर लिया कि के सेल में वैकेंसी क्रिएट की गई। ये वैकेंसी एल सेल में भी क्रिएट की जा सकती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हिट कर सकता है और इस इलेक्ट्रॉन को भी निकाल सकता है। सो के सेल में भी वैकेंसी क्रिएट की जा सकती है, एल सेल में भी वैकेंसी क्रिएट की जा सकती है, और एम में भी, एंड सो ऑन। ठीक है, पॉइंट इज दैट कि अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन हिट करता है दूसरे इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर, और इट रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट ऑर्बिट। ठीक है, वैकेंसी इज क्रिएटेड। अब देखो यहाँ वैकेंसी है और बाहर क्या हो रहे हैं, और हायर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या होगा, ऑलवेज इट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कि वो हमेशा हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में अगर उन्हें मौका मिले तो जंप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे तो क्या हो गया, मौका क्रिएट हो गया, तो व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप टू दिस एंड वन फोटोन विल बी इमिटेड। तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन, so you can write that will be equal to E L minus E K, energy of electron in L cell minus energy of electron in K cell। तो मतलब जो ऑर्बिट्स की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन यहाँ निकलेगा, एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। क्योंकि यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं इस सिचुएशन में ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये किसी भी दो एटम के लिए सेम नहीं होता, कभी भी नहीं। और जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उनमें से किसी भी दो एटम के लिए द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ ई एल एंड ई के ऑर्बिट कैन नॉट बी सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑर्बिट की जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो हर एक एटम के लिए अलग अलग आएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी एच न्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, ई के, मैं इसको सिंपली डेल्टा ई लिख दे रहा हूँ, डेल्टा ई डिवाइडेड बाय दिस, और न्यू इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एच, क्लियर। और इसके करस्पॉन्डिंग अपन लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा इज आल्सो इक्वल टू डेल्टा ई, एंड दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई डेल्टा ई। तो ये क्या, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अब यहाँ पे कन्वेंशनली हमने नाम दे दिया कि अगर वैकेंसी के सेल में क्रिएट होती है और वो फिल की जाती है एल सेल के इलेक्ट्रॉन से, तो इसके जो फोटोन यहाँ पे निकलेगा इसको हम के अल्फा नाम देते हैं। ऐसे ही अगर वैकेंसी के सेल में क्रिएट होती है और ये फिल करता है एक एम सेल का इलेक्ट्रॉन, इफ इट इज फिलिंग, तो यहाँ पर भी एक फोटोन निकलेगा, एक एक्सरे निकलेगी, एंड दिस विल बी टर्म्ड एज योर के बीटा। के मतलब कि वैकेंसी कौन सी सेल में क्रिएट की गई है, के सेल में, तो के नाम से ना है। अब अल्फा मतलब के नेक्स्ट वाली
तो अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसको जो फोटोन या एक्सरे इमिट होगी उसको हम के अल्फा नाम देंगे। अगर उसके नेक्स्ट वाला भी जो इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसको के बीटा। ऐसे ही अगर वैकेंसी मान के चलो कि यहाँ पे क्रिएट की जा रही है तो ये कौन सी सेल में है वैकेंसी? एल सेल में। अब ये तो डेफिनेटली ट्रू है ही, आपको समझ में आता होगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वैकेंसी है तो इधर का तो इलेक्ट्रॉन कभी जंप कर ही नहीं सकता है, तो कहाँ से जंप करेगा? इधर का। और एक दूसरा ये भी हो सकता है एल के एल एम एन, तो या तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज योर एल, वैकेंसी कौन सी सेल में? एल में। कहाँ से जंप कर रहा है? उसके नेक्स्ट नियर बाय, तो ये एल अल्फा फोटोन या एक्सरे। अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करता है देन दिस विल बी योर एल बीटा। तो इस तरह से एल अल्फा, एल बीटा, एम अल्फा, एम बीटा एंड सो ऑन एंड गामा डिफरेंट रेज आर प्रोड्यूस्ड एंड दीज ऑल आर कॉल्ड एक्स रेज। और ये क्या है? क्योंकि एक पार्टिकुलर एटम के लिए फिक्स्ड है। दिस डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ L cell and M cell, L cell and K cell, it's constant for one atom only. If you change the atom, then this difference cannot be same. तो इसीलिए ये जो frequency और wavelength है वो किसी भी दो एटम के लिए सेम नहीं हो सकती। तो ये एक आप बोल सकते हैं कि किसी एक एटम की एक characteristic property भी है, and that's why these X-rays are called characteristics X-rays. So I hope you should be clear by this कि characteristic X-rays का मतलब क्या होता है और continuous X-rays का मतलब क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, that should be also clear. कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब क्या है, कौन से क्वांटिटी पे ये डिपेंड करती है, कट ऑफ वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे, ठीक है। कंटिन्यूअस X-rays हाँ ये भी डिपेंड करती है, मतलब बेसिकली एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे, और टारगेट मटेरियल पे डेफिनेटली नहीं डिपेंड करती। इनकी इंटेंसिटी अगर बढ़ानी है तो क्या करेंगे आप? फिलामेंट का जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज डिपेंड्स ऑन मटेरियल, टारगेट मटेरियल। तो जब टारगेट मटेरियल चेंज करेंगे तो यहां पे आप लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज डिपेंड्स ऑन टारगेट मटेरियल, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज टारगेट मटेरियल पे डिपेंड करती हैं। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि व्हाई दे आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, क्यों हैं, किस चीज पे डिपेंड करती हैं, कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करती हैं। सो दिस विल बी लाइक ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन बेसिकली टारगेट मटेरियल। एक और पॉइंट इसमें जो आता है वो ये है कि ठीक है ये रेज आ गई, इंटेंसिटी भी आ गई अपने पास। दूसरी कि अगर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट है तो पहले तो आप ये लॉजिकली समझो कि एक ये के अल्फा है, एक के बीटा है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, एनर्जी किसकी ज्यादा है? आई कैन राइट के बीटा की। के अल्फा से एनर्जी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा, क्योंकि देखो के बीटा के लिए एनर्जी क्या है? दो सेल की एनर्जी का डिफरेंस है, और के अल्फा के लिए क्या है? एक सेल की एनर्जी का डिफरेंस। तो डेफिनेटली ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। तो ये तो सीधा सीधा आपको आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा के अल्फा होगा, कौन सा के बीटा होगा, हेल्प करेगा आपको, ठीक है ना। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? के बीटा की। ऐसे ही इस सिचुएशन में आप देखेंगे तो क्या होगी? एल बीटा की एनर्जी एल अल्फा से ज्यादा होगी, एंड सो ऑन फॉर एम एंड एन। गेटिंग इट, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। सो एनर्जी ऑफ के बीटा विल बी ग्रेटर देन। आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि क्यों होगी ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें आपको जरूरत पड़ती है कंपैरिजन करने के लिए, कभी कभी पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। दूसरा इसकी पीक थोड़ी सी इससे ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है वाई, ठीक है ना। तो उसका रीज़न तो पहली बात तो देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2, जब के बीटा हाई है मतलब एनर्जी इसकी, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? लो होगी, सही है ना। तो दिस आई कैन राइट विल बिलोंग टू के बीटा एंड दिस विल बी के अल्फा। अब आपको यहाँ से ये तो समझ में आ गया कि के अल्फा की इंटेंसिटी ज़्यादा है। थोड़ा सा लॉजिकली भी समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है। इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि देखो वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट की गई है तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि एल मतलब के में वैकेंसी है तो एल का इलेक्ट्रॉन जंप करे कंपेयर टू एम का इलेक्ट्रॉन जंप करने के लिए। तो यहाँ ये प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है और ऐसा होता भी है, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट्स वी आर गेटिंग। तो इसीलिए के अल्फा की इंटेंसिटी, सो इंटेंसिटी के लिए अगर देखा जाए ऑफ इंटेंसिटी तो के अल्फा की इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन के बीटा। एंड सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ एल, यहाँ पे अगर मैं इसको बोल देता हूँ ये भी थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो दिस इज एल अल्फा, तो इंटेंसिटी ऑफ एल अल्फा विल बी ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ एल बीटा। तो ये था तुम्हारा सब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में।
बाद में मोजले वाज वन अनदर साइंटिस्ट, उन्होंने भी इनको थोड़ा सा अलग अलग एलिमेंट के लिए मतलब उनका एटॉमिक नंबर वर्सेस के अल्फा और के बीटा इन सबको प्लॉट किया गया एंड दे फाउंड समथिंग लाइक, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का रिलेशन उन्होंने निकाला एंड देन ही गॉट सम रिलेशन एंड दैट वी कॉल मोजलेस लॉ। लेट मी टेल यू दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ओके, सो इन मोजलेस लॉ बेसिकली, तो मोजले ने क्या किया, उन्होंने करेक्टरिस्टिक एक्सरेज को लाइक प्लॉट किया, करेक्टर स्क्वायर रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक एक्सरेज फॉर लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स और डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, ठीक है, एंड ही प्लॉटेड द ग्राफ, ही फाउंड समथिंग लाइक दिस। सो फर्स्ट थिंग इज ही प्लॉट रूट ओवर न्यू क्या है यहाँ पे, करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड एंड द ग्राफ वाज समथिंग लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन. And then he got some mathematical relations, that was nu is equal to a times z minus b, and here a and b are some constant, a constant and b is basically called screening constant. ठीक है, ये क्या है मतलब थोड़ा सा इसको भी मैं बता देता हूँ. तो ये एक्चुअली में क्या है, जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है अभी अपन को ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जंप करता है जहाँ वैकेंसी होती है. सो द एनर्जी इमिटेड विल बी इक्वल टू व्हाट, एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू ऑर्बिट्स और टू एनर्जी लेवल्स. और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो अपन लाइक जो अभी लिखे थे 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाई n1 माइनस 1 बाई n2, लाइक n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर. यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशन है. पॉइंट इज दैट कि ये जो रिजल्ट अभी अपन डेराइव की थे बोर मॉडल एंड ऑल दैट इज आइदर वैलिड फॉर ओनली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम. बट जो एक्सरेज के लिए हम एलिमेंट यूज कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक एक्सरे, दे आर लाइक हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स. तो ये तो ना तो हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन लाइक है. फिर यहाँ पे कैसे चीज़ों को कंसिडर किया जाए, तो इसके लिए मोस्टली ने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया कि अगर ये एक एटम है तो उसके बाद ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जा रही है, ठीक है ना. सो व्हाट ही डिड, इलेक्ट्रॉन्स इज जंपिंग फ्रॉम दिस. तो उन्होंने क्या किया, इसको एक इफेक्टिव न्यूक्लियस मान लिया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से अंदर जंप कर रहा है. तो इसका जो इफेक्टिव चार्ज होता है, अगर इसका न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर जेड है तो इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस विल बी इक्वल टू व्हाट, जेड माइनस 1 फॉर के अल्फा लाइन. ऐसे अगर के बीटा के लिए तो अगर वो बीटा से जंप करेगा तो देन बी विल बी लाइक स्क्रीन कांस्टेंट विल बी समथिंग एल्स. तो इस तरह से उन्होंने, तो मैं देखो लैम्डा के क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू दिस इज आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर इनटू जेड. ठीक है, अब यहाँ पे जब हम के अल्फा की बात कर रहे हैं तो क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम भी नहीं है हाइड्रोजन की, तो उन्होंने जेड को जेड इफेक्टिव चार्ज जेड माइनस बी कर दिया. ठीक है, और यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए, ठीक है ना. सो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लिख सकते हैं राइट. सो न्यू इज इक्वल टू और v इज इक्वल टू स्पीड, c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू. ठीक है, सो आई कैन राइट दिस न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा. तो अगर मैं इसको c से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, c मल्टीप्लाइड बाई c मल्टीप्लाइड बाई c, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, न्यू इज इक्वल टू सी आर, दिस इज 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर एंड दिस इज z माइनस b. यहाँ तक समझ में आती है चीज़ें, क्लियर ना. और अब इसको ओके, सो जस्ट वन करेक्शन, तो यहाँ पे ये आता है बेसिकली इंटू जेड स्क्वायर, सो इट विल बी जेड माइनस बी का होल स्क्वायर एंड दिस कैन बी रिटन एज दिस. तो न्यू क्या आ गया, न्यू इज इक्वल टू सी आर, दिस इज 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर इंटू दिस इज ऑल्सो जेड माइनस बी का होल स्क्वायर. क्लियर ना. अब देखो फॉर के अल्फा लाइन, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू वॉट, इट्स 1 एंड n2 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 2. तो वहाँ से मैं इसको अगर के अल्फा के लिए और इसको रूट अगर ले लेता हूँ, सो रूट ओवर देन दिस विल बी रूट ओवर दिस एंड जेड माइनस बी. सो रूट ओवर दिस इज सी आर एंड दिस इज 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर इनटू जेड माइनस बी. तो बी के अल्फा लाइन के लिए भी 1 हो जाता है इफेक्टिवली. सो दिस बिकम 1 एंड हियर वी गेट रूट न्यू इज इक्वल टू, इसको कुछ कांस्टेंट नाम दे दिया जो कि बेसिकली रूट 3CR by 4 into Z minus B. Let me write it in general terms, and this is what exactly A. So root nu is equal to A times Z minus B, and this is actually your
Moseley's law. This is called Moseley's law or Moseley's equation. And here, तो for k alpha हमें समझ में आ रहा है, for k alpha line a is equal to what? Root 3cr by 4 and b is equal to what? 1. तो ऐसे ही बाकी के लिए भी, एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड बेसिकली योर मोसलेस लॉ. तो इसमें भी कभी कभी चीज़ें आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी, बाकी चीज़ें ए और बी लाइक जेड दे दिया जाता है, ए और बी दे दिया जाता है, तो जेड पूछ लिया जाता है, सो ऑन सिमिलर.